बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की पहले चरण की वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें, आज जिस तरीके से जो है पहले चरण में वोटिंग हुई, पहले 9 बजे, फिर 11 बजे, 1 बजे और 3 बजे जिस तरीके से वोट प्रतिशत आए, करीब 65% वोट पड़े हैं। हालांकि 2025 की तुलना में इस बार जब जिस तरीके से वोट पड़े हैं, वोट के प्रतिशत आए हैं, ये कहीं ना कहीं 8 से 10% जो है वो आगे हैं। अब ऐसे में देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार बीते 2 सालों से जिस तरीके से बिहार में घूम घूम कर लोगों से बातचीत कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा। जिस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर पलायन की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, और अब जब पहले चरण की वोटिंग हो रही है तब देखा यह जा रहा है कि हालांकि ये एक्यूरेट जो है डाटा नहीं आया है। 7 बजे जो है चुनाव आयोग के तरफ से बताया जाएगा कि आखिर कितने प्रतिशत बिहार में कुल जो है वोटिंग हुई। लेकिन 3 बजे तक हम आपको बता रहे हैं कि 65% तक वोटिंग हुई है, जो कि 2020 चुनाव की अपेक्षा जो है 8 से 10% अधिक है। इसके मायने क्या होंगे, ये जानने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र इनसे जानेंगे कि आखिर जब 2025 में पहले चरण की वोटिंग हो रही है तब जो वोट का प्रतिशत बढ़ा, इसके मायने क्या है। देखिए, दो चीज़ मैं आपको संशोधित कर दूं। 3 बजे तक का जो ऑफिशियल डाटा था वो 53.77% का था, और 5 बजे के आसपास का जो डाटा होगा, वो जो ट्रेंड देख रहे हैं वोटिंग का, वो 65% के आसपास होगा। 7 बजे के बाद एक्चुअल डाटा आने की संभावना है, और ऐसा देखा गया है अन्य राज्यों के चुनाव में कि चुनाव आयोग 10-11 बजे तक अपडेट करते रही है कि अभी इतना प्रतिशत मतदान आज हुआ है। ये एक अलग विषय है। अब मूल विषय पर आते हैं जो आप पूछ रहे हैं कि 2020 के मुकाबले हर चरण में हम लोगों ने देखा कि 2020 के मुकाबले तकरीबन 8-9% मतदान ज़्यादा हो रहा है। इसके मायने क्या हैं? निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर एक फैक्टर हैं, और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से पदयात्रा की है और जिस तरीके से उनका संभाषण रहा है लोगों के बीच में, उनको कितना वोट मिला ये एक अलग विमर्श हो सकता है। लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि लोगों को मतदान के प्रति उन्होंने जागरूक सशक्त तरीके से किया है, और उनके अभियान का ये परिणाम हो सकता है कि ज़्यादा मतदान हुआ है। ये विश्लेषण होगा, ये समझना होगा, 1-2 दिन में इसका विश्लेषण सामने आएगा जब हम अपने पूरे रिपोर्टर से बात करेंगे कि जो ज़्यादा टर्नआउट हुआ उसका वो उसके पीछे वजह क्या रहे। लेकिन प्रशांत किशोर एक फैक्टर हैं होंगे, ये मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से वो लोगों को अपील कर रहे थे कि आप घर से निकलिए, वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, तो ये एक प्रेरक डायलॉग था उनका, और ये प्रेरणा रही होगी। दूसरा, वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा होना 2020 के मुकाबले, उसको इस मायने में भी समझना होगा कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो 2020 कोरोना काल था, कोविड के साया में चुनाव हो रहा था, लोग भीड़ में जाने से बच रहे थे, और शासन की तरफ से भी ये था कि मतदान अवश्य करें लेकिन भीड़ से बच के करें। इस बार वैसा माहौल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि 2020 के मुकाबले बिहार विधानसभा 2025 में मतदान ज़्यादा होगा। ये 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं समझ रहा हूँ, प्रशांत किशोर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने में। कोविड का भी एक अपना योगदान है, और कितना योगदान है और प्रशांत किशोर का कितना बड़ा योगदान रहा वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने में, ये 2-3 दिन के विश्लेषण, या हो सकता है कि चुनाव बाद ये विश्लेषण सामने आए कि जो मतदान प्रतिशत बढ़ा, चूंकि प्रशांत किशोर का जो अपील रहा है वो उस जमायत में अपील रहा है जो जमायत बहुसंख्यक है, जिस जमायत में वोट ज़्यादा है। वो गरीबों के बीच में जाके बात कर रहे थे, मुस्लिमों के बीच में जाकर बात कर रहे थे, जो रोजी रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं उनके बीच में जाकर बात कर रहे थे। अब उनकी बात पर उनको वोट कितना मिला ये बाद का विषय है, ये तो जब काउंटिंग होगा तब समझ में आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से उन्होंने वोटिंग के लिए लोगों को प्रेरित किया और लोगों को वोट के अधिकार के बारे में समझाया कि ये आपका अधिकार है और आप अपने अधिकार से अपने बच्चों का भविष्य तय कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि उनके अपील का एक असर पड़ा होगा। कितना असर पड़ा होगा ये बाद में विश्लेषण में समझ में आएगा जी। क्योंकि हम भी प्रशांत किशोर के साथ कई जनसभा में हम साथ गए, वो ज़्यादातर गांव में जा रहे थे, भीड़ भी आ रही थी, लोगों से यही कह रहे थे कि अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, वोट करेंगे, आपका ये अधिकार है, पलायन, बिहार में रोजगार मिलेगा, तमाम तरह के वो वायदे कर रहे थे। लेकिन जब वोट प्रतिशत बढ़ा है
तो इसका फायदा किसे होगा? प्रशांत किशोर जो लगातार लोगों को जाकर जागरूक कर रहे थे, या फिर अन्य पार्टियां, एनडीए है या फिर महागठबंधन है, इन तमाम पार्टियों को? ये फायदा तो तब पता चलेगा जब काउंटिंग हो जाएगी और ये समझ में आएगा कि प्रशांत किशोर के हाथ में कितना वोट आया, प्रशांत किशोर के हिस्से कितना प्रतिशत वोट आया और कितना सीट प्रशांत किशोर जीतने में कामयाब होते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर को वो सीट मिले या नहीं मिले, प्रशांत किशोर लोगों के दिल में बैठे हैं और ये उनकी पहली और बड़ी सफलता है कि वो लोगों के दिल में बैठे हैं। इस बार उनको सीट भले ना आए, अगली बार सीट आएगा। एक बार राजनीति एक दिन का वनडे टूर्नामेंट राजनीति नहीं है, राजनीति 5 डे टूर्नामेंट है और यहाँ दिन मतलब साल होता है। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने मेहनत की है, जो उनकी उपस्थिति दर्ज हुई है लोगों के बीच में और जो जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, ये मुद्दे लोगों के दिमाग में हैं। संभव है कि इस बार प्रशांत किशोर के लिए लोग वोट न किए हों, क्योंकि कई जगह पर प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार वही रहे जो दूसरे पार्टी से थके हारे लोग थे, जिनको अपनी पार्टी ने टिकट डिनाई किया उनको प्रशांत किशोर ने टिकट दे दिया। तो ऐसी स्थिति में ये बात हो सकती है कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को लोग वोट ना करें, लेकिन प्रशांत किशोर के मुद्दे लोगों के जहन में हैं और वो मौलिक मुद्दे हैं, वो लोगों के जहन में रहेंगे। लिहाजा वोट प्रतिशत कितना आता है ये काउंटिंग के बाद समझ में आएगा। लेकिन इसी तरीके से प्रशांत किशोर अगर स्ट्रगल करते रह गए तो यकीनन अगले चुनाव में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर होंगे। लगातार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी डर गई है, उनके जो कैंडिडेट हैं उसके अपने पाले में ले रहे हैं। इसको लेकर लगातार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अभी तो चुनाव हुआ नहीं है और इससे पहले ही बीजेपी डर गए, हमारे कैंडिडेट को डराकर धमकाकर अपने पाले में ला रही है। तो क्या इसके मायने क्या है? देखिए, उनका कैंडिडेट जिस तरीके से 2-3 जगह देखने को मिला कि वो बीजेपी की तरफ स्विच कर गया कैंडिडेट, तो कैंडिडेट जब स्विच कर गया है तो अब बीजेपी डरा के ले रही है, प्रलोभन दे के ले रही है, ये तो कैंडिडेट जाने और बीजेपी जाने। लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी भी पार्टी का कैंडिडेट अगर जो स्विच कर जाएगा तो उस पार्टी को पूरा अधिकार है जो जिस पार्टी में उसका कैंडिडेट स्विच किया है उस पर आरोप लगाने का, और प्रत्यक्ष ये आरोप लगता हुआ दिखता है कि बीजेपी ने डराया होगा या प्रलोभन दिया होगा। प्रशांत किशोर 2 ही आरोप लगा रहे हैं ना कि बीजेपी ने प्रलोभन दिया है, पैसा दिया है या डराया है। अब ये जांच का विषय है, कितना पैसा दिया, कौन लिया, कहां से लिया, कैसे लिया। लेकिन इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि बीजेपी ने नॉमिनेशन होने के बाद विपक्षी मतदाता के साथ ही विपक्ष के नेताओं को भी अपनी ओर मनाने की, खरीदने की, जो मोड़ने की, तोड़ने की, शाम दाम दंड भेद से उसको अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की है। और ये प्रशांत किशोर का आरोप है। इस आरोप की जांच होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट सिंबल पर, प्रशांत किशोर की पार्टी के सिंबल पर नॉमिनेशन करने के बावजूद अगर जो दूसरी पार्टी में स्विच किए हैं तो अचानक उनकी निष्ठा दूसरी पार्टी में कैसे हो गई, वो कौन से फैक्टर थे जो नॉमिनेशन करते वक्त उनको समझ में नहीं आया, लेकिन नॉमिनेशन के 2-3 दिन बाद समझ में आ गया, 4 दिन बाद समझ में आ गया। प्रशांत किशोर के आरोप को हल्के में नहीं उड़ाया जा सकता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि प्रशांत किशोर, आपने कई चुनाव कवर किए होंगे, इस बार प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो कई बार कहते दिखे या तो अर्श पे जाएंगे या तो फर्श पे जाएंगे, कई चुनाव कवर की। क्या लगता है प्रशांत किशोर मजबूती से फिर 2030 के चुनाव में रहेंगे या फिर 2025 के चुनाव में ही क्या होगा, उनका भविष्य क्या है? प्रशांत किशोर की माइंड रीडिंग तो मैंने नहीं की है और वो अर्श और फर्श की बात इसलिए कह रहे हैं। अर्श की बात वो इसलिए करते हैं कि जो जन समर्थन उनको दिखा है वो जन समर्थन अगर वोट में टर्नअप हो जाता है तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर अर्श पे होंगे। जितनी भीड़ उनको मिली, जिस शिद्दत से, जिस एकाग्रता से, जिस तन्मयता से लोग उनको सुनने आए, ये बताता है कि प्रशांत किशोर के प्रति लोगों का आकर्षण है। लेकिन एक ही लाइन में वो फर्श की भी बात करते हैं, इसलिए कि प्रशांत किशोर इस बात को बखूबी जानते हैं कि सुनने आने वाली भीड़ वोट में तब्दील हो जाए ये एक रेयर होता है। लोग पहले सुनने आते हैं, उसके बाद मनन करते हैं और तब वोट करते हैं। मनन करने का जो दौर होता है राजनीति में वो वनडे नहीं होता है, वो वक्त लगता है। जो मतदाता है वो पार्टी और कैंडिडेट के क्रेडिबिलिटी को, उसके स्थायित्व को तौलता है और उसके बाद फिर अपना मत उस ओर देता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद अभी जो जनता हमको सुनने आ रही है उनको भी इस बात का एहसास है कि शायद ये सुनने वाली भीड़ वोट में तब्दील ना हो, इसलिए वो अर्श और फर्श की बात कर रहे हैं कि अगर वोट में तब्दील हो गया तो हम अर्श पे होंगे और वोट में तब्दील नहीं हुआ तो हम फर्श पे होंगे। प्रशांत किशोर राजनीति कर पहली बार रहे हैं लेकिन करा तो लंबे अरसे से रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों का अनुभव है कि भीड़ का आना और भीड़ वोट में तब्दील हो जाए, ये दोनों में एक बहुत बड़ा गैप है। लेकिन वो 2 मुद्दे लेकर पूरे बिहार में घूमे
वो कह रहे हैं कि जो पार्टियां, अन्य पार्टियां हैं या जो दोनों गठबंधन है, महागठबंधन या फिर एनडीए, वो धर्म की बात करती है, जात की बात करती है। लेकिन प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि हम पलायन की बात करते हैं, हम बिहार में रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। बिहार के ज़्यादातर लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाते हैं। वो ये भी कहते दिखे हैं कि छठ के बाद जो बिहारी पलायन किए हुए हैं वो बिहार आएंगे, उनको बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे। तो क्या लगता है ये मुद्दे प्रशांत किशोर को फायदे? हर पॉलिटिकल पार्टी का ये स्टैंड है कि हम पलायन रोकेंगे। बिहार में जितनी बड़ी आबादी है, हकीकत यह है कि पलायन रोकना मुश्किल है। बिहार से पलायन नहीं रोका जा सकता है, हाँ मजदूरों का पलायन रोका जा सकता है। मतलब ये कि बिहार से जो लोग बाहर निकलते हैं रोजगार की तलाश में, वो सिर्फ खालिस मजदूर बन के जाएं, ये रोका जा सकता है। उनको ट्रेंड करके भेजा जा सकता है, उनको योग्य बना के भेजा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात है, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, इन शहरों को चमकाने वाली जो ताकत है वो बिहार की ही ताकत है। और ये मानव आधारित इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे वो आईटी के हों या एआई के हों। ऐसे लोगों को बिहार में रोका जा सकता है, ऐसी इंडस्ट्री को बिहार में आकर्षित किया जा सकता है जो मानव श्रम पे ही आधारित है। तो प्रशांत किशोर का इशारा ये रहता है कि हम ऐसी इंडस्ट्री को अपनी ओर माने बिहार में आने के लिए प्रेरित करेंगे। और जब वो बिहार आएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक सेक्शन का पलायन तो रुक जाएगा, और जब बड़े लोगों का पलायन रुक जाएगा तो जहाँ पर बड़े लोग रहेंगे वहाँ पर छोटे लोगों के लिए स्वतः रोजगार उत्पन्न होगा। तो कमोबेश हम बहुत हद तक पलायन को रोकने में कामयाब होंगे। दूसरी बात, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि बिहार का व्यक्ति जब स्किल्ड होकर बाहर जाएगा तो वो सिर्फ मजदूर बन के नहीं जाएगा, वो कुशल कारीगर होके जाएगा। तो बिहारी जब बाहर जाता है तो वो अपमान झेलता है मजदूर होने के कारण। अगर कुशल कारीगर होकर बाहर जाए, जैसे जो कंप्यूटर का जो एक्सपर्ट है वो भी कुशल कारीगर ही है, वो कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, वो कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। लेकिन चूंकि उसके पास योग्यता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडल करने का, वो हार्डवेयर हैंडल करने का, लिहाजा वो उस बिहारी के कैटेगरी में नहीं आता है जो बिहारी शब्द अपमान का कारण बन जाता है और अपमान का सिंबल बन जाता है। प्रशांत किशोर इशारा कर रहे हैं कि हम स्किल्ड बना के भेज सकते हैं और जो योग्य हैं उनके लिए यही स्थिति क्रिएट करेंगे कि ये कंपनियां यहीं आएँ, यहाँ रोजगार के अवसर पैदा हों, ताकि वो यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि अनस्किल्ड लोगों के लिए ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा खुल जाएगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम बात कर रहे थे चुनाव वोट प्रतिशत बढ़ने की और प्रशांत किशोर के फायदे की। प्रशांत किशोर के चर्चा चल रही थी कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐन मौके पर राघोपुर से वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। वजह देते हैं कि हमारे पास समय की कमी थी, यदि हम चुनाव लड़ते तो हम अपने ही चुनाव में लग जाते और बाकी हमारे कैंडिडेट को वो समय नहीं दे पाते। क्या लग रहा है इसका फायदा होगा जब क्योंकि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़े हैं, उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे? मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर का चाहे तो वो अनाउंसमेंट वो नहीं करते कि राघोपुर या करगहर से हम चुनाव लड़ेंगे, और जब अनाउंसमेंट कर दिए थे तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। ये एक तरीके से मेरी समझ जो कहती है, ये एक तरीके से उनका पॉलिटिकल ब्लंडर है। एक कहावत है, बूझी था बाजी ना, बाजी था बूझी ना। तो जब बाज गए थे तो फिर बूझना नहीं था। कहते हैं ना कि जो डूबने से डर गया वो तैराक क्या होगा। तो मुझे ये लगता है, हालांकि प्रशांत किशोर एक अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं और उनकी योग्यता भी इसी नाम पर है, इसी रूप में है। किस कारण वो पीछे हटे हैं, क्योंकि एक स्टेज ये भी होता है, एक स्ट्रेटजी ये भी होती है कि शेर 4 कदम आगे चलता है और 1 कदम पीछे चलता है ताकि वो अपनी ताकत को समेट सके। लेकिन पॉलिटिक्स में ये मेरे हिसाब से वो एक बड़ी गलती कर गए। वो खुद मैदान में होते तो जो उनके जितने उम्मीदवार हैं उनका उत्साह बढ़ा रहता। अब रहा सवाल समय का कि हम समय कम दे पाते, तो टीम तो प्रशांत जी आपके पास भी पहले वही थी जो आज है, तो आपने फिर ये ऐलान कैसे किया था? ये एक चूक हुई जो मैं समझता हूँ। तो आपने सुना, देखिए सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र थे जो कई चुनाव को बिहार में कवर किए, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से वोट प्रतिशत 2025 विधानसभा चुनाव में बढ़ा है, 3 बजे तक जो वोट प्रतिशत आया, इनका साफ तौर पे कहना था कि 2020 में देखे तो कोविड था, कोविड के दौरान सरकार की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी कहा यह जा रहा था कि भीड़ ना लगाए। ऐसे में एक तरफ जहां कोविड को लेकर भी कहा यह जाता है कि कोविड के कारण लोग वोट करने कम आए, लेकिन जब 2025 का विधानसभा चुनाव हो रहा है तब लोग फ्री होकर वोट करने आ रहा है। और ऐसे में इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर गांव-गांव घूमे, बिहार के कई जिलों में जाकर पदयात्रा की, इसका भी एक फैक्टर है। और दूसरा कोविड था 2020 में, इसका असर साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार जो वोट प्रतिशत पड़ा है कहीं ना कहीं 2025 में कोई महामारी नहीं है, कोई सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं, इसलिए लोग खुलकर मतदान कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील,
6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।